जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं जीएस जीके का एक दमदार सेशन, जो आपका एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी साबित होने वाला है। हम साथ ही जिसमें जीके जीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे और साथ ही जानेंगे किस प्रकार से आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, या जो क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। प्रतिदिन जुड़ना ना भूलें हमसे शाम 8 बजे। लेकिन साथ ही माफ़ी चाहेंगे क्योंकि कार्य के चलते आपकी क्लास समय पर नहीं हो पा रही है। कोशिश करेंगे कि कल से फिर से क्लास आपकी समय पर हो। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, सिक्का दोनों का होता है, सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है। यानी कि कह रहा है कि साथी, जब सिक्का हम उछालते हैं तो जब आपका वक्त अच्छा चल रहा है तो आपके पक्ष में गिरेगा वो। आप याद रखेंगे, आपको वक्त को अच्छा तो देखना ही है, उसके साथ साथ आपकी परीक्षा को निरंतर जो परीक्षा है उसकी तैयारी आपको करते रहना है। क्योंकि किसी ने कहा है कि यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यदि बीच में रुक जाते हैं तो वो आपकी परीक्षा की तैयारी पूरी तरह से तैयारी नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो आपको रुकना नहीं है और अपने वक्त का इंतजार करना है। आपका सिक्का जरूर आपके पक्ष में गिरेगा। ठीक है, तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि नागालैंड को किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय राज्य का दर्जा मिला था? नागालैंड को साथी पूछ रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत भारतीय राज्य का दर्जा मिला था, कब मिला था, इस सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो यार बात करेंगे हम साथी 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 की। साथी भारत सरकार के द्वारा 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 किया जाता है। इसके तहत आप याद रखेंगे भारत सरकार और नागा पीपल्स कन्वेंशन, याद रखेंगे नागा पीपल्स कन्वेंशन एक नागालैंड की स्थानीय पार्टी थी, या स्थानीय वहाँ के राजा महाराजा थे, या कह सकते हैं वो वहाँ के लोग मालिक थे। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो भारत सरकार थी और जो आपके नागालैंड की स्थानीय पार्टी कह सकते हैं या वहाँ के महाराजा लोग थे, इन लोगों के बीच एक संशोधन होता है, यानी कि एक समझौता होता है। और इस समझौते के तहत जो नागालैंड राज्य है इसको विशेष प्रावधान के तहत, याद रखेंगे विशेष प्रावधान है नागालैंड के लिए भी, तो नागालैंड को विशेष प्रावधान के तहत अनुच्छेद 371A जोड़ा जाता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागालैंड से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको याद रखना है 371A। कौन सा अनुच्छेद है आपका? 371A जो अनुच्छेद है ये आपका नागालैंड राज्य से संबंधित है। तो नागालैंड के लोगों के बीच समझौता हुआ भारत सरकार का, और इसी के साथ संविधान में अनुच्छेद 371A जोड़ा गया। भारत में 13वां संविधान संशोधन होता है। और साथ ही याद रखेंगे वर्ष 1963 में जैसे ही आपका संविधान संशोधन अधिनियम आता है, एक वर्ष पहले उसके अगले ही वर्ष भारत संघ में आपका जो 16वें राज्य के रूप में, याद रखेंगे नागालैंड को शामिल कर लिया जाता है। किसको? आपको याद रखना है नागालैंड को 16वें राज्य के रूप में 1963 में भारत संघ में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कलारीपट्टू मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो बात करेंगे कलारीपट्टू के बारे में। साथ ही ये दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। जो कलारीपट्टू है ये दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है, और याद रखेंगे ये केरल राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। किस राज्य से संबंधित हो जाएगा साथी? केरल से संबंधित हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। और याद रखेंगे ये भारत का सबसे पुराना है, जो कलारीपट्टू मार्शल आर्ट है ये भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मार्शल आर्ट जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका थांगटा, या फिर इसको कहते हैं सरित सरक। क्या कहते हैं साथी? थांगटा का दूसरा नाम है। इसको जब हमने डिटेल से जाना पढ़ा तो उसमें सरित सरक नामक एक मार्शल आर्ट है जो थांगटा के रूप में जाना जाता है, और ये साथी मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में आपसे थांगटा ना देकर सरित सरक पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे ये मणिपुर से हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको मलखम्ब भी याद रखना है, इसको भी मार्शल आर्ट का दर्जा दिया गया है। ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित मार्शल आर्ट है। मलखम्ब इसे हाल ही में खेल का भी दर्जा मिला है, तो ये आपका कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। इसके अतिरिक्त आपको गतका याद रखना है, जो कि पंजाब में सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो गतका आपका हो जाएगा पंजाब से, मलखम्ब मध्य प्रदेश से, और थांगटा या सरित सरक बोले तो मणिपुर, और कलारीपट्टू आपका केरल का हो जाएगा, जो कि सबसे प्राचीन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन सभी को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किन पहाड़ियों से होता है? इस तरह से क्वेश्चन है। तो बात करेंगे चंबल नदी के बारे में, इसके उद्गम के बारे में। तो आपको याद रखना है कि चंबल नदी का जो उद्गम है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की एक पहाड़ी है जिसका नाम है जाना पाव की पहाड़ी।
कौन सी? जानापाव की पहाड़ी से मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम होता है और चंबल कुल 3 राज्यों से होकर बहती है। क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है कि चंबल कितने राज्यों से होकर बहती है, तो आपको याद रखना है चंबल 3 राज्यों से होकर बहती है, जिनमें से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी कि 3 राज्य शामिल है। और ये भी याद रखना है आपको, जो चंबल नदी है ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी है साथी, ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जबकि जो यमुना नदी है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इन सभी को आपको याद रखना है। और जो चंबल है ये इटावा के समीप, याद रखना है आपको, इटावा के समीप पचनद नामक संगम में आपकी यमुना में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर 5 नदियाँ आकर मिलती हैं इटावा के समीप, जो जालौन और इटावा वाला क्षेत्र है वहीं पर आपका पचनद संगम बनता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है ओजोन परत को मापने वाली इकाई को किस नाम से जाना जाता है? तो बात करेंगे ओजोन परत के मापने वाली इकाई को, साथ ही इसको नाम से जाना जाता है डॉप्सन नाम से। किस नाम से? याद रखना है आपको, डॉप्सन नाम से ओजोन परत को मापा जाता है। और ओजोन परत का कार्य क्या है? तो याद रखेंगे जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं हमारी पृथ्वी पर, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, वैसे तो सूर्य से 2 प्रकार की किरणें आती हैं, जिनमें से एक अवरक्त किरण होती है जबकि दूसरी पराबैंगनी होती है। तो इसमें जो पराबैंगनी किरण होती है वो हमारी त्वचा के लिए खतरनाक होती है, क्योंकि जब ये पराबैंगनी किरण हमारी त्वचा पर पड़ेगी तो इससे हमें त्वचा कैंसर हो सकता है। तो याद रखना है जो पराबैंगनी किरणें हैं ये ओजोन परत इसको अवशोषित करके वापस बाहर भेज देती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको ओजोन परत, जिसको हम डॉप्सन के माध्यम से मापते हैं और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है या हमारी रक्षा करती है। ठीक है, और ओजोन परत की बात करें तो इसे O3 के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में? O3 के रूप में। यहाँ पर आपका O3 लिखा है। ठीक है, O3 के रूप में लिखते हैं। और यह परत जो ओजोन है ये समताप मंडल में पाई जाती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो ओजोन परत से बन सकते थे, इनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसका फॉर्मूला जरूर याद रखना है, O3 होता है, जबकि ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बात करेंगे भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो वर्तमान में श्री राजीव कुमार। कौन है साथी? याद रखना है वर्तमान में श्री राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 3 सदस्यों की समिति होगी, इसके तहत आपकी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। क्योंकि साथी पहले क्या होता था, प्रधानमंत्री अपनी सलाह पर किसी व्यक्ति का नाम ले देता था और वो राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर देता था। लेकिन अभी भी राष्ट्रपति नियुक्त तो करेगा, लेकिन इसमें 3 सदस्य होंगे, जिनमें आपका एक तो प्रधानमंत्री होगा, इसके साथ जो नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का प्रमुख नेता होगा, और सुप्रीम कोर्ट के एक जज शामिल होंगे। इनमें से वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं या कोई जो वरिष्ठ जज होंगे वो शामिल हो सकते हैं। तो 3 सदस्यीय समिति के तहत आपके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी, याद रखेंगे। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो भारत का चुनाव आयोग है या फिर निर्वाचन आयोग है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में मिलता है। और भारत के पहले निर्वाचन आयोग था जिसके अध्यक्ष थे आपके सुकुमार सेन। ये भी आप लोगों को याद रखना है, सुकुमार सेन जो थे भारत के पहले निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, इन सभी को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि खजुराहो के हिंदू और जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? कह रहा है कि जो साथी खजुराहो के जो हिंदू और जैन मंदिर थे, इनका निर्माण किसने करवाया था? तो बात करेंगे खजुराहो के हिंदू और जैन मंदिरों के बारे में साथी। यहाँ पर दोनों धर्मों से संबंधित मंदिर मिल सकते हैं। और यहाँ पर आपके चंदेल वंश के राजाओं ने, क्योंकि जो आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है उसी में खजुराहो पड़ता है, और बुंदेलखंड के जो अक्सर क्षेत्र था इसमें अधिकतर प्रभाव रहा था चंदेल वंश के राजाओं का। चंदेल वंश के राजाओं का यहाँ पर प्रभाव रहा था। और इन्होंने 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य, याद रखेंगे 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य इन मंदिरों का निर्माण कराया था। कौन से मंदिर? खजुराहो के मंदिर। ठीक है, खजुराहो की विश्व प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। और खजुराहो के मंदिरों में एक मंदिर है जिसका नाम है कंदरिया महादेव का मंदिर। भगवान शिव का ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इन्हीं मंदिरों में से एक है, खजुराहो के मंदिरों में से कंदरिया महादेव का मंदिर। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसने बनवाया है, तो आप लोग याद रखेंगे विद्याधर चंदेल नामक एक शासक हुआ करते थे, इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। तो विद्याधर चंदेल के द्वारा कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया है, जबकि चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो के संपूर्ण जो मंदिर हैं उनका निर्माण कराया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस सभी को अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनको जो क्षमादान की शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? तो याद रखेंगे साथी आप, जो आपका आर्टिकल 72 है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 है, इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा भारत के किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड अथवा मार्शल लॉ क्या होता है, जो सेना एक विशेष कानून बनाती है और सेना का जो कोई दोषी होता है, उस सेना का जो अधिकारी होगा या फिर कोई सैनिक होगा वो दोषी होगा, तो जब उसको जो सजा दी जाएगी वो मार्शल लॉ के तहत दी जाएगी। तो यदि मार्शल लॉ या मृत्युदंड को माफ करना है तो भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन याद रखेंगे इसी के तहत एक राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है जिसको अनुच्छेद 161 कहते हैं, यानी कि 161 कहते हैं। और राज्यपाल जो है ये आपका क्षमादान दे सकता है मृत्यु के रूप में। किसके रूप में? जो मृत्यु है ये अभी हाल ही में 2021 में प्रावधान हुआ है
भारतीय संविधान में पहले आपका राज्यपाल मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता था, लेकिन 2021 में भारत सरकार ने संविधान में प्रावधान कर दिया है कि राज्यपाल आपका क्या कर सकता है, मृत्युदंड माफ कर सकता है। लेकिन जो मार्शल लॉ होता है, जो आपका सेना के शासन वाला मार्शल लॉ होता है, इसको राज्यपाल कभी माफ नहीं कर सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो मृत्युदंड राज्यपाल माफ कर देगा, लेकिन जो सेना का मार्शल लॉ है इसको माफ नहीं करेगा। लेकिन मृत्युदंड और मार्शल लॉ दोनों कौन माफ करेगा, तो आपका राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद कौन सा है, 72 है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया। जो साथी संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव है, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रस्तुत किया, इस तरह से क्वेश्चन है। तो बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में, ये क्या था। तो याद रखेंगे आप लोग, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो आगे चलकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, इन्होंने संविधान सभा की जो तीसरी बैठक चल रही थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। संविधान सभा की साथी तीसरी बैठक चल रही थी 13 दिसंबर 1946 को, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर, उसके बाद दूसरी 11 दिसंबर और तीसरी चल रही थी 13 दिसंबर 1946 को। इसी सभा में क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदस्यों के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या उद्देश्य है, यानी कि हम संविधान क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इस तरह से एक उद्देश्य प्रस्ताव था, किस लिए बनाएंगे। तो ये सारा की सारी जानकारी संविधान सभा के लोगों के सामने रखी। तो संविधान सभा के लोगों ने इस पर विचार किया, जानकारी ली। तो 22 जनवरी, याद रखेंगे 42 दिन बाद, 22 जनवरी आपका 1947, 22 जनवरी आने वाली जनवरी में ही इस प्रस्ताव को सदस्यों ने क्या कर दिया, पारित कर दिया। ठीक है, और इस प्रस्ताव को हम वर्तमान में प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, इस तरह से जो हम पढ़ते हैं, ये आपकी प्रस्तावना है। इसी को उस समय उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना गया था, जो संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी CGL या CHSL की जो अच्छी परीक्षाएं होती हैं बड़ी वाली, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है, जो भारतीय संविधान का 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कौन सा 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये अधिनियम आया था 2003 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था साथी, इसमें जो मंत्रिपरिषद होती, इसका आकार निश्चित किया था इन लोगों ने। भारत सरकार ने 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 लाया, और इसके तहत जो मंत्रिपरिषद बनती है विभिन्न राज्यों में या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में, इनमें से जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा, कितने सदस्य होंगे, किस तरह से होंगे, तो इसमें इसका निर्धारण किया गया था। तो इसको हम जानते हैं 91वां संविधान संशोधन के नाम से। इसको याद रखेंगे आप लोग। इसमें जितने भी राज्य हैं साथी, राज्य में कुल सदस्यों की जो संख्या होगी, वो जितने भी सीटें होगी उस राज्य की, उसका 15% होगी। कहने का मतलब ऐसा थी, जिस प्रकार से आपकी, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड में 70 सीट है, और 70 सीट का जब हम 15% निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है आपका, यहाँ पर बनता है 2, और आपका यहाँ पे से कटेगा तो 3 बार 7 या 21, लगभग 10 मंत्री, यानी कि 11 लोग मंत्री बन सकते हैं, एक मुख्यमंत्री और 10 अन्य मंत्री बन सकते हैं। कहाँ पर, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आपकी 403 है, तो 403 में जब आप 15% निकालेंगे, इसको निकाल लेना। ठीक है, इसके जो मंत्री होंगे वो आपके बनेंगे उत्तर प्रदेश में, तो एक मुख्यमंत्री, जबकि अन्य मंत्री सहित कुल 15% होंगे। और उसी प्रकार, लेकिन एक यहाँ पर प्रावधान किया गया केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए, केवल दिल्ली के लिए, ना कि पुदुचेरी के लिए। ठीक है, पुदुचेरी भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें 15% सदस्य हैं, लेकिन दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें मंत्रिपरिषद की जो कुल सदस्य संख्या होगी वो केवल 10% होगी। यानी कि जैसे वर्तमान में आपकी दिल्ली में 70 सीटें हैं, 70 सीटों का जब हम 15% निकालते हैं, तो यहाँ पर केवल 15 नहीं निकालेंगे, इसका 10 निकालेंगे, क्योंकि दिल्ली के लिए 10 ही घोषित किया गया है। तो 70 का 10 बनता है 7। तो यहाँ पर आपके 6 बनते हैं आपके मंत्री, और 1 बनता है क्या, मुख्यमंत्री। जैसे आपके अरविंद केजरीवाल हैं मुख्यमंत्री, और इनके जो अन्य सदस्य हैं वो केवल 6 ही होंगे, इनके सलाहकार, जो सलाह के लिए इनकी सरकार चलवाने में मदद करेंगे। तो 1 मुख्यमंत्री, 6 मंत्री। तो केवल दिल्ली के लिए 10% है, जबकि जो अन्य राज्य हैं उनके लिए 15% मंत्रियों का आकार रखा गया है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। बात करेंगे एटलस पर्वत के बारे में, ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो याद रखेंगे साथी, ये दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी भाग में पाया जाता है। जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, माफी चाहेंगे, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका तो आपका देश हो जाता है, लेकिन जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तरी भाग में, जहाँ पर आपका सहारा मरुस्थल होता है, कुछ इस तरह से अपने भारत के ही आकार का होता है दक्षिण अफ्रीका। तो इनमें से जो आपका सहारा मरुस्थल वाला एरिया है, ये यहीं पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। इस तरह से पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, इसको हम जानते हैं एटलस पर्वत के नाम से। बात करेंगे एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में, तो इसको माउंट टोबोकल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, माउंट टोबोकल के नाम से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
तो माउंट टोबोकल आपकी अफ्रीका महाद्वीप में जो एटलस पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। जबकि बात करेंगे जो अफ्रीका महाद्वीप है इसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है साथ ही आपकी माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जो कि आपकी तंजानिया देश में स्थित है। कौन से देश में, याद रखना है, तंजानिया देश में स्थित है माउंट किलिमंजारो है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक और उसकी दो रानियों द्वारा बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है। यानी कि ऐसा कौन सा स्तूप है जहां पर लिखा है कि अशोक ने अपनी दो रानियों के साथ में जो बोधि वृक्ष है गया में उसकी यात्रा की थी, ऐसा कहां पर लिखा है? तो याद रखेंगे जो सांची का स्तूप है, आप सभी को याद रखना है, सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है साथी? मध्य प्रदेश में। और सांची के स्तूप मध्य प्रदेश के जो तोरण द्वार है, आपने 200 के नोट में देखना, उसमें तोरण द्वार बना हुआ है। उसी तोरण द्वार में लिखा है कि जो अशोक है और उसके साथ की दो पत्नियां हैं, उसकी दो रानियां हैं, इन्होंने क्या किया था? बोधि वृक्ष की यात्रा की थी। ठीक है, तो बोधि वृक्ष की यात्रा आपके सांची के जो तोरण द्वार है वहां पर लिखा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है एड्स में कौन सी कोशिकाएं सबसे अधिक प्रभावित होती हैं? बात करेंगे एड्स के बारे में। तो क्या होता है साथी, जब एड्स हो जाता है, जब आपको एड्स हो जाता है तो उसमें आपके शरीर में एक टी कोशिकाएं होती हैं। कौन सी? टी कोशिकाएं। ये जो टी कोशिकाएं होती हैं साथी, इनका कार्य होता है आपकी विषाणु, जो आपके वायरस होते हैं जो खतरनाक जीवाणु होते हैं, इन सभी से लड़ने के लिए एक क्षमता निर्धारित करती हैं आपकी टी कोशिकाएं। जब एड्स हो जाता है तो आपको विषाणु या जीवाणु से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो याद रखेंगे टी कोशिकाओं का मुख्य कार्य है जीवाणु या विषाणुओं से, वायरस से लड़ने की क्षमता उत्पादन करना। लेकिन जब कोशिकाएं ही नष्ट हो जाएंगी एड्स होने के कारण, तो आपके लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी और आप किससे? वायरस से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से या फिर वायरस से ग्रसित हो सकते हैं। तो याद रखना है एड्स की जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष WHO के द्वारा 1 दिसंबर को, ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है, एग्जाम में SSC पूछता है इसको, 1 दिसंबर को WHO के द्वारा विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एड्स से जागरूकता देने के लिए पूरे विश्व को WHO क्या करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये करता है कि जो 1 दिसंबर है इसको विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है पिंग पोंग नाम से किस खेल को जाना जाता है? क्वेश्चन कह रहा है जो पिंग पोंग है साथी, इसको किस खेल के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे जो आपका टेबल टेनिस होता है, टेबल टेनिस जो खेल है इसको पिंग पोंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो टेबल टेनिस है ये चाइना का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? चाइना का। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपको याद रखना है चाइना का राष्ट्रीय खेल है आपका पिंग पोंग या फिर टेबल टेनिस। ठीक है, और भारत के जो मशहूर खिलाड़ी हैं आपके अचिंता शरत कमल। अचिंता शरत कमल वर्तमान में क्या है? टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और इनको 2022 में आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौन सी नदी ओडिशा के तट पर अपने डेल्टा का निर्माण करती है? इस तरह से क्वेश्चन आया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो ओडिशा के तट पर अपने डेल्टा को निर्माण करती है? तो याद रखेंगे जो महानदी है। कौन सी नदी साथी? महानदी। ये छत्तीसगढ़ में एक स्थान है, रायपुर के समीप एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है जिसको नाम से जानते हैं हम धमतरी नाम से। क्या नाम से? धमतरी नाम से एक जिला है, वो सिहावा नामक इस जिले में पहाड़ी पाई जाती है और इसी पर्वत श्रेणी से आपकी महानदी निकलती है। तो अब आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के धमतरी डिस्ट्रिक्ट के सिहावा नामक पहाड़ी से महानदी निकलती है और ये आपकी ओडिशा में हीराकुंड बांध से होते हुए, आपको पता है कि महानदी में ओडिशा में कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो याद रखना है ओडिशा से होते हुए आपकी लगभग 200 किलोमीटर लंबा डेल्टा बनाती है। ठीक है, ओडिशा में लगभग 200 किलोमीटर लंबा डेल्टा बनाती है आपकी महानदी और छत्तीसगढ़ के धमतरी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ठीक है, और इसको छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की गंगा क्वेश्चन पूछ सकता है कौन है, तो आपकी महानदी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो साथी हीरा जो चमकदार है इसका मुख्य कारण है कि इसके अंदर जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जो आपका हीरे के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसी कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, और इसके घनत्व की बात करेंगे तो साथी इसका घनत्व होता है 3.52। कितना? 3.52 इसका क्या होता है? घनत्व होता है। ठीक है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के मध्य होता है? धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास के बारे में बात करेंगे साथी। ये आपका ये युद्धाभ्यास होता है आपका भारत और जापान के मध्य। किसके मध्य? भारत और जापान की जो सेनाएं होती हैं इनके मध्य आपस में किया जाता है। और इसकी शुरुआत की बात की जाए साथी तो वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो वर्तमान में 2023 में इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया है, क्योंकि कोरोना के कारण 2020 में इसका आयोजन नहीं हो पाया था। तो 2023 में वर्तमान में इसका जो आपके फरवरी और मार्च के माह में इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया है और भारत और जापान की सेनाओं के मध्य होता है। और इसके अलावा याद रखना है आपको भारत और जापान की सेनाएं एक और युद्धाभ्यास करती हैं, जैसे वायुसेना को युद्धाभ्यास कहते हैं, और इसका नाम है साथी वीर गार्जियन युद्धाभ्यास। क्या नाम है? आप लोग याद रखेंगे वीर गार्जियन युद्धाभ्यास। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीर गार्जियन युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो यदि गार्जियन शब्द आए तो आपको लगाना है भारत और जापान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो गिद्धा लोक नृत्य है ये किस राज्य में फेमस है। तो आपको याद रखना है जो गिद्धा लोक नृत्य है ये साथी मुख्य रूप से पंजाब में जो महिलाएं होती हैं इनके द्वारा मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है गिद्धा महिलाओं के द्वारा, जबकि पंजाब में एक और लोक नृत्य है जो कि भांगड़ा के रूप में जानते हैं, इसको पंजाब में मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और अभी हमने डिस्कस किया था जो गतका है ये पंजाब का क्या है, एक प्रमुख मार्शल आर्ट है। ठीक है, इन सभी को आपको याद रखना है, गिद्धा महिलाओं के द्वारा जबकि भांगड़ा पुरुषों के द्वारा, और गतका आपका पंजाब का एक मार्शल आर्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। देखो बात करेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में, तो ऐसा माना जाता है कि जो शेरशाह सूरी था, सूर्यवंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी, इसके द्वारा भारत में जीटी रोड का निर्माण कराया गया था, जो कि पेशावर से लेकर बंगाल तक बना था। कहाँ से? पेशावर से बंगाल तक बना था। लेकिन साथ ही ये सच नहीं है, क्योंकि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसको मौर्य काल में बनाया गया था। कौन से काल में? मौर्य काल में। जो आपके मौर्य शासक थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, इनके समय एक जीटी रोड का निर्माण कराया जाता है, लेकिन उस समय इसका नाम नहीं रखा गया था। तो याद रखेंगे इसका नाम कुछ और था, लेकिन शेरशाह सूरी ने इसको क्या किया, इसका पुनरुद्धार कराया, यानी कि जीर्णोद्धार। जिस तरह से आप मकान बनवाएंगे, यदि कुछ चीज़ें ढहने लगती हैं तो उसमें क्या कर देते हैं हम, पेंटिंग कर देते हैं, छपाई कर लेते हैं, इस तरह से। उसी प्रकार मौर्य वंश में बना जो जीटी रोड था वो आपका शेरशाह सूरी ने पुनः निर्माण करवा दिया। ठीक है, तो माना जाता है कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था, लेकिन आपको पूरी जानकारी रखनी है कि जो जीटी रोड है वर्तमान में मौर्य शासकों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और याद रखना है आपको जो लॉर्ड ऑकलैंड है, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा 1839 में, इस समय भारत में वायसराय जो था वो ऑकलैंड था, और इसके द्वारा 1839 में पुनः निर्माण कराया गया था। कैसा? इसका भी पुनः निर्माण हुआ। देखो पहले मौर्य वंश में बना, शेरशाह सूरी ने जीर्णोद्धार कराया, इसके बाद शेरशाह सूरी के समय से बाद जब खत्म होने लगा तो जो ऑकलैंड था उसके द्वारा बनवाया गया। ठीक है, तो इन सभी को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है डीएनए कहाँ पाया जाता है। बात करेंगे डीएनए के बारे में। साथ ही डीएनए क्या होता है, इसका पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो बात करेंगे डीएनए के बारे में साथी, ये कोशिका के नाभिक 3 जगह पाया जाता है साथी। डीएनए जो होता है ये कोशिका के नाभिक यानी कि न्यूक्लियस में, और माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, जो ये 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पर इनका स्वयं का डीएनए होता है। ठीक है, तो नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। लेकिन एक बात और याद रखना है, जो प्रत्येक जीवित कोशिका होती है, उसका जो क्रोमोसोम होता है, क्या होता है? क्रोमोसोम जो होता है ये पूर्ण रूप से डीएनए का बना होता है। ठीक है, तो डीएनए का बना होता है क्रोमोसोम, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक और क्लोरोप्लास्ट में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी संरचना की बात की जाए, क्वेश्चन पूछ लेता है कि डीएनए की संरचना का सिद्धांत किसने दिया। तो इसकी संरचना जो होती है साथी वो सीढ़ी नुमा घुमावदार होती है। कैसी? सीढ़ी नुमा घुमावदार, कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सीढ़ी नुमा घुमावदार संरचना होती है। इसकी खोज का श्रेय जाता है साथी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। वाटसन एंड क्रिक के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक नामक 2 वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा 1953 में, साथ ही 1953 में इनके द्वारा इसकी संरचना की खोज की गई थी। किसकी? तो डीएनए की। और इसके लिए इनको 1963 में 10 साल बाद इन दोनों को क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? डीएनए की संरचना की खोज की थी, जैसे जो आपकी सीढ़ी नुमा घुमावदार होती है। इसके अलावा क्रोमोसोम डीएनए का बना होता है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सल्तनत काल में उलेमा शब्द का अर्थ क्या होता था। उलेमा शब्द से क्या तात्पर्य है? जो सल्तनत काल था साथी आपका 1206 से लेकर के 1526 तक चला है। तो इस समय एक पद हुआ करता था उलेमा का। किसका? उलेमा का। जो उलेमा होता था साथी उसे माना जाता था ये पैगंबर का उत्तराधिकारी है। किसका? पैगंबर का। यानी कि जो मोहम्मद साहब पैगंबर थे, इस्लाम धर्म के भगवान के नाम से जानते हैं, इनका क्या माना जाता था? उत्तराधिकारी माना जाता उलेमा को। ठीक है, और सुल्तान के बाद याद रखेंगे, सुल्तान के बाद जो राज्य होता था उसमें दूसरा सर्वोच्च पद था। जैसे वर्तमान में मान लिया जाए कि जो राष्ट्रपति है भारत में सर्वोच्च पद है, लेकिन दूसरा सर्वोच्च पद किसे मानते हैं हम लोग? प्रधानमंत्री को मानते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री कार्य के रूप में सर्वोच्च पद है, लेकिन जो भारत का सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का ही है, प्रथम नागरिक का जो पद है। ठीक है, उसी प्रकार सुल्तान जो राज्य का होता था वो प्रथम होता था, जबकि जो दूसरा सर्वोच्च पद होता था वो किसका होता था? उलेमा का होता था। ठीक है, और याद रखेंगे इसको क्या कहते थे साथी? ये जो इस्लाम धर्म है, क्या है? जो इस्लाम धर्म है, आपको याद रखना है इस्लाम धर्म का सर्वोच्च जानकार होता था। इस्लाम धर्म का सर्वोच्च जानकार होता था। ठीक है, ये जो भी कह देता था उलेमा, वो सुल्तान को मानना ही पड़ता था। उलेमा की जैसे किसी से दुश्मनी हो गई तो उलेमा ने उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया कि जाओ इसको मार दो, तो सुल्तान आदेश दे देता था कि जाओ इसको मार दो। ठीक है, तो इतनी चलती थी उलेमा की। हालांकि आज भी फतवा जारी किए जाते हैं, लेकिन वो आधार दूसरा है, ये आधार उस समय का आधार दूसरा हुआ करता था। ठीक है, तो सल्तनत काल में उलेमा आपका उत्तराधिकारी होता था पैगंबर का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई है तो आपसे निवेदन है, एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए। आप लोग एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए। साथी आपसे कुछ नहीं मांगते, केवल लाइक कर दीजिए और दोस्तों में एक बार से सेशन को शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। बहुत सारे हमने देखा है विद्यार्थी अगर आगे सब्सक्राइब कर देते हैं उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सभी दिखता है, आप लोगों को अनसब्सक्राइब नहीं करना है, ठीक है। तो देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर, हम आपके लिए इस तरह के प्रयत्न करते रहेंगे और क्लास निरंतर लाते रहेंगे। मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखना। इसी समय छोटों को प्यार देना, बड़ों का सम्मान करना। मिलते हैं कल। जय हिंद।